बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। इसराइल की बर्बरियत भी जारी है, दुनिया की बेहिसी भी जारी है। गाज़ा के बैतलाहिया में एक इमारत पर हमले में 93 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए हैं। बेका वैली जो लबनान का इलाका है, वहाँ पर भी इसराइल की बमबारी में 65 लोग जाँ बहक हुए हैं। दूसरी तरफ इसराइली पार्लियामेंट में कानून मंजूर करते हुए फ़लस्तीन की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी पर पाबंदी लगा दी गई है। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिद्धि अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। गाज़ा के बैतलाहिया में 5 मंजिला इमारत निशाना, 93 फ़लस्तीनी जाँ बहक, दर्जनों लापता, मरने वालों में बच्चे भी शामिल। लबनान की बेका वैली में इसराइल के खौफनाक हमले, 65 जाँ बहक, रेड क्रॉस को भी निशाना बनाया गया। इसराइल ने हिजबुल्लाह के हमले और हमास से लड़ाई में 2 हलाकतों की तस्दीक की। एशकेलोन इंडस्ट्रियल इलाके में यमनियों का हमला। नईम कासिम हिजबुल्लाह के नए लीडर। तंजीम ने कहा हसन नसरुल्लाह की विरासत को आगे बढ़ाएंगे, मुज़ाहमत के लिए वक्त हैं। इसराइल ने यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी पर पाबंदी लगा दी। पार्लियामेंट में कानून मंजूर, लाखों फ़लस्तीनियों की जिंदगियां मुतासिर होंगी। फैसला फ़लस्तीनी रेफ्यूजियों के लिए तबाहकुन साबित होगा, एंटोनियो गुटेरेस का बयान। अमरीका और दूसरे इत्तेहादियों ने भी की इसराइल पर तनकीद। जंगें खत्म होने के बाद अरब मुल्क इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाएंगे, नेतन्याहू का पार्लियामेंट से खिताब। इसराइल के साथ बड़ी जंग के अंदेशे, ईरान ने फौजी बजट में 3 गुना इजाफा कर दिया। अमरीका की सदारती दौड़ आखिरी हफ्ते में दाखिल, पोर्टोरिको जजीरे पर ट्रंप के करीबी ओहदेदार का काबिल एतराज बयान। महाराष्ट्र पुलिस ने एयरलाइंस को धमकियां देने वाले आदमी की पहचान कर ली, 35 साला जगदीश की तलाश। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। गाज़ा में एक और बड़ा सानहा पेश आया है। नॉर्थ गाज़ा के बैतलाहिया में इसराइल की बमबारी में एक इमारत को निशाना बनाया गया, जिसमें कम से कम 93 फ़लस्तीनी शहीद हुए और दर्जनों लापता हो गए। मरने वालों में कई औरतें और बच्चे हैं। इस हमले में अबू नसर ख़ानदान की एक 5 मंजिला इमारत को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज ने कहा कि वो इन खबरों की छानबीन कर रही है। कई लाशों और ज़ख्मियों को कमाल अदवान हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। सोशल मीडिया पर बैतलाहिया हमले के वीडियो सामने आए हैं। गाज़ा के बाद दूसरे इलाकों में भी हमले किए गए। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि जिस इमारत को निशाना बनाया गया, वहाँ 100 से ज़्यादा सिविलियंस रहते थे। गाज़ा की हमास हुकूमत के मीडिया ऑफिस ने बताया कि बैतलाहिया हमले में कम से कम 93 फ़लस्तीनी शहीद हुए। हमले के बाद से 40 लोग लापता हैं। खबर में कहा गया कि दर्जनों लोगों को कमाल अदवान हॉस्पिटल में ज़ख्मी हालत में लाया गया। गाज़ा के बाद दूसरे मकामात पर भी हमले किए गए। लबनान की बेका वैली में भी इसराइल ने खौफनाक हमले किए। खबरों में कहा गया कि 65 लोग इन हमलों में जाँ बहक हुए और 110 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। अल-मयादीन टीवी चैनल ने ये बात बताई। खबरों में कहा गया कि 11 शहीदों का ताल्लुक़ एक ही ख़ानदान से है। लबनान की वज़ारत सेहत ने ऐलान किया कि बाज़ दूसरे मकामात पर भी हमले किए गए। बल्बिक हरमल में 10 लोग शहीद हुए।
المیادین ٹیلی ویژن چینل نے بتایا کہ ساؤتھ لبنان میں ریڈ کراس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ پچھلے سال جھڑپیں شروع ہونے کے بعد سے لبنان میں 2710 سویلینز جاں بحق ہو چکے ہیں۔ یمن کے حوثیوں نے ریڈ سی، باب المندب، بحر عرب اور دوسرے مقامات پر حملے کیے۔ حوثی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے یہ بات بتائی۔ یمن کے حوثیوں نے تل ابیب سے 50 کلومیٹر دور اشکیلون کے ایک انڈسٹریل زون پر بھی حملہ کیا۔ ڈرونز کا استعمال کرتے ہوئے یہ حملے کیے گئے اور ڈرونز نے کامیابی کے ساتھ اسرائیل میں ٹارگٹس پر وار کیے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ غزہ اور لبنان میں لڑائی کے دوران اس کے بعد سپاہی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ نارتھ اسرائیل کے مالوت ترشیبہ میں حزب اللہ کے راکٹ حملوں میں ایک اسرائیلی ہلاک ہو گیا۔ اسرائیلی میڈیا نے کہا کہ اس علاقے میں 50 سے زیادہ راکٹس داغے گئے، ان میں سے بعض کو روکا گیا۔ اس دوران غزہ میں بھی لڑائی کے دوران ایک اسرائیلی فوجی کے مارے جانے کی تصدیق کی گئی۔ ٹائمز آف اسرائیل نے بتایا کہ IDF آفیسر لڑائی کے دوران زخمی ہونے کی کچھ دیر بعد دم توڑ گیا۔ وہ جبالیہ میں ایک دھاوے کے دوران زخمی ہوا تھا۔ اسرائیلی فوج 3 ہفتوں سے جبالیہ میں جو نارتھ غزہ میں ایک آپریشن کر رہا ہے۔ اس ہلاکت کے ساتھ ہی غزہ میں زمینی آپریشن میں مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی سرکاری تعداد 363 ہو گئی ہے۔ مارے گئے سپاہی کی پہچان 25 سالہ میجر کی حیثیت سے کی گئی۔ ایک دن پہلے اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر یائر لاپڈ نے کہا تھا کہ پچھلے 1 سال کی لڑائی میں کم سے کم 12,000 اسرائیلی فوجی ہلاک یا زخمی ہوئے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اسرائیلی فوج مرنے والوں اور زخمیوں کی تعداد چھپا رہی ہے۔ BBC کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل اپنی تاریخ کی سب سے لمبی اور مہنگی جنگ لڑ رہا ہے اور جنگ کا خرچ بڑھ کر $93 بلین ہو سکتا ہے۔ جنگ کی وجہ سے اسرائیل کا GDP بری طرح سکڑ گیا ہے۔ حزب اللہ نے اعلان کیا کہ شیخ نعیم قاسم تنظیم کے نئے چیف ہوں گے۔ بتایا گیا کہ شورا کونسل نے ڈپٹی سیکریٹری جنرل شیخ نعیم قاسم کو سیکریٹری جنرل کی حیثیت سے چن لیا ہے۔ وہ شہید حسن نصر اللہ کی جگہ لیں گے۔ حزب اللہ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ فیصلہ حزب اللہ کے نظریات اور اسلامی اصولوں کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ حزب اللہ نے کہا کہ وہ شیخ نعیم قاسم کے پیشرو یعنی حسن نصر اللہ کی وراثت کو سر بلند رکھیں گے۔ بیان میں کہا گیا کہ ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم حزب اللہ کے اصولوں اور مقصدوں کو پورا کریں گے۔ تنظیم نے کہا کہ وہ مزاحمت کے کاز کے لیے وقف ہے۔ شورا کونسل نے امید ظاہر کی کہ شیخ نعیم قاسم کامیابی کے ساتھ حزب اللہ کی قیادت کریں گے۔ شیخ نعیم قاسم 1953 میں بیروت میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ کیمسٹری کی ڈگری رکھتے ہیں۔ انہوں نے کئی سال ٹیچر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ 1982 میں لبنان پر اسرائیل کے قبضے کے بعد نعیم قاسم نے حزب اللہ کی بنیادوں کی تعمیر میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ وہ 1991 میں حزب اللہ کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل بنے۔ انہوں نے اس وقت کے سیکریٹری جنرل عباس الموسوی کے ساتھ بھی اس عہدے پر کام کیا۔ حسن نصر اللہ پچھلے مہینے اسرائیل کے ایک حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ اسرائیل نے فلسطینی ریفیوجیوں کے لیے کام کرنے والی یونائیٹڈ نیشنز کی ایجنسی پر پابندی لگا دی ہے۔ اس کا اثر لاکھوں فلسطینیوں کی زندگیوں پر پڑ سکتا ہے۔ پیر کو اسرائیلی پارلیمنٹ نے 2 بلز پاس کیے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی اونروا کی سرگرمیوں پر روک لگا دی گئی۔ لیکوڈ پارٹی کے رکن بوز بسمت نے ان بلز کی تیاری میں اہم رول ادا کیا۔ کئی ملکوں نے اسرائیلی پارلیمنٹ کی طرف سے لگائی گئی اس پابندی پر تنقید کی، جن میں امریکہ بھی شامل ہے، کیونکہ UN ایجنسی پر پابندی سے لاکھوں فلسطینیوں کی تعلیم، علاج، غذا اور دوسری بنیادی ضرورتوں پر اثر پڑے گا۔ ووٹنگ سے پہلے امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اسرائیل سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اس قانون کو منظوری نہ دے۔ یہ ادارہ 1948 میں اسرائیل بننے کے بعد سے ہی کام کر رہا ہے، جب ہزاروں فلسطینی یوم نکبہ کے دوران بے گھر ہوئے تھے۔ اسرائیل لمبے عرصے سے اونروا پر پابندی لگانا چاہتا تھا، خاص طور پر 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اونروا اسرائیل کی آنکھوں میں کھٹک رہا تھا۔ اسرائیل نے الزام لگایا کہ UN عہدیداروں نے 7 اکتوبر 2023 کے حملوں میں حماس کے ساتھ تال میل کیا۔ یونائیٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریز نے کہا کہ اونروا پر پابندی کا فیصلہ فلسطینی ریفیوجیوں کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا۔ ایک بیان میں گوٹریز نے کہا کہ اس سے فلسطین مسئلے کے حل کی کوششوں کے راستے میں رکاوٹیں پیدا ہوں گی۔ اسرائیل کے بعض اتحادی ملکوں نے UN ایجنسی پر پابندی لگانے کے لیے اسرائیل کی مخالفت کی۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ حکومت اسرائیل سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ اس قانون پر عمل کو روکے۔ پہلے ہی پچھلے 1 سال سے فلسطینیوں کو غذا، دواؤں، پانی، فیول اور بجلی کے بحران کا سامنا ہے۔ اب ان کی تکلیفوں میں اور اضافہ ہوگا۔
डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज़ के सिलसिले को इसराइल के साथ जंग के अंदेशों के बीच ईरान ने अपने फौजी बजट में 3 गुना इजाफा किया है। बजट तजवीज़ों पर पार्लियामेंट में बहस होगी और मार्च तक इसे क़तईयत दी जाएगी। बजट की एग्जैक्ट रकम नहीं बताई गई। हुकूमत की तर्जुमान फातिमा महाजरानी ने ये बात बताई। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहना है कि 2023 में ईरान का डिफेंस बजट $10.3 बिलियन था। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो मिडल ईस्ट में अमन के रास्ते में रुकावट हैं। हाल ही में ऐसी खबरें आई थी कि ईरान ने न्यूक्लियर धमाका कर दिया है, लेकिन सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं हुई। इसराइल उम्मीद कर रहा है कि मौजूदा जंगें ख़त्म होने के बाद पड़ोसी अरब मुल्कों के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात कायम होंगे। वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने पार्लियामेंट से ख़िताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि जंगें ख़त्म होने के बाद अब्राहम एकॉर्ड्स के मुताबिक अरब मुल्कों के साथ ताल्लुकात कायम होंगे। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में इसराइल ने UAE, बहरीन, सूडान और मोरक्को के साथ ताल्लुकात कायम किए थे। ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे थे कि सऊदी अरब भी इसराइल के साथ बाकायदा ताल्लुकात कायम करेगा, लेकिन हमास के 7 अक्टूबर के हमलों के बाद से ऐसे मंसूबों पर पानी फिर गया। नेतन्याहू ने कहा कि दूसरे अरब मुल्क देख सकते हैं कि इसराइल कितना ताकतवर है और वो इसराइल के मकसदों में शामिल होने की ख्वाहिशमंद है। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी लंबे अरसे से स्ट्रैटेजी है कि बुराई के महवर को तोड़ा जाए, साउथ और नॉर्थ में हथियारों की सप्लाई को रोका जाए और ईरान और उसके इत्तेहादियों को भारी कीमत चुकाने के लिए मजबूर किया जाए और ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोका जाए। उन्होंने कहा कि हमास गाज़ा में हुकूमत नहीं कर सकेगी, हिज़्बुल्लाह हमारी सरहद पर नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा कि अरब मुल्क और दूसरे मुल्क साफ देख रहे हैं कि हम पर जो हमला करता है हम उन्हें कैसा नुकसान पहुंचाते हैं। वो हमारा साथ देने के ख्वाहिशमंद है ताकि एक महफूज, मुस्तहकम और फलने फूलने वाला मिडल ईस्ट बना सकें। खबरों में कहा गया कि अमरीकी सेनेटर लिंडज़े ग्राहम इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान इस साल के ख़त्म तक अमन समझौता कराने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और सदर जो बाइडन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। साउथ कैरोलिना के सेनेटर ने कहा कि बाइडन हुकूमत में सऊदी अरब इसराइल ताल्लुकात के बेहतरीन इम्कानात हैं, क्योंकि कमला हैरिस बहुत ज़्यादा लेफ्टिस्ट हैं और अगर ट्रंप इलेक्शन जीत गए तो इस बात का इम्कान कम है कि डेमोक्रेटिक पार्टी ट्रंप की क़यादत में सऊदी इसराइल पहल की तायीद करेगी। अमेरिका के सदारती इलेक्शन की दौड़ आखिरी हफ्ते में दाखिल हो गई है। 5 नवंबर को सदारती इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस से होगा। पूरी दुनिया की नज़रें इन इलेक्शंस पर टिकी हुई हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नतीजे का तारोमदार स्विंग स्टेट पर है। कमला हैरिस और ट्रंप दोनों वोटर्स को अपनी तरफ करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कमला हैरिस ने तूफ़ानी दौरे करते हुए मुहिम चलाई। उन्होंने वाशिंगटन DC में एक अहम तकरीर की। ट्रंप ने फ्लोरिडा में कैंपेन चलाई। इसके बाद वो स्विंग स्टेट पेंसिल्वेनिया की तरफ रवाना हो गए। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्जिया में खिताब करते हुए कहा कि वो नाजी के बिल्कुल मुखालिफ हैं। उन्होंने बाज़ गोशों की तरफ से उन्हें फाशिस्ट करार देने का जवाब देते हुए ये बात कही। ट्रंप ने कहा कि मैं नाजी नहीं हूँ बल्कि मैं नाजी का उलट हूँ। इस दौरान सदारती इलेक्शन के बीच ट्रंप के एक करीबी ओहदेदार के बयान पर तनाज़ा हो गया है। उन्होंने पोर्टोरिको को कचरा जजीरा करार दिया था। पोर्टोरिको के लोग इस बयान से काफ़ी नाराज़ हैं और ट्रंप से शख्सी तौर पर माफ़ी मांगने का मुतालबा कर रहे हैं। ट्रंप की टीम ने कहा कि ये साबिक़ सदर के ख़यालात नहीं है, लेकिन अब तक उन्होंने इस बयान के लिए मज़म्मत नहीं की है। बांग्लादेश में साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर पाबंदी लगाने के लिए दरख्वास्त वापस ले ली गई है। इस दरख्वास्त में बाज़ दूसरी पार्टियों पर पाबंदी लगाने की भी ख्वाहिश की गई थी, जिनमें साबिक़ आर्मी चीफ और मिलिट्री रूलर जनरल इरशाद की जातिया पार्टी भी शामिल है। दरख्वास्त गुजारों के वकील ने बताया कि उनके क्लाइंट्स अब नहीं चाहते कि वो इन दरख्वास्तों को आगे बढ़ाएँ। महाराष्ट्र की नागपुर पुलिस ने एयरलाइंस को बम की झूठी धमकियां देने के मामले में एक 35 साला आदमी की पहचान की है। इस आदमी का ताल्लुक गोंडिया से बताया गया है। पिछले कुछ दिनों में कई फ़्लाइट्स मुतासिर हुई हैं, जिनसे एयरलाइंस को करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ। नागपुर पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने इस आदमी की पहचान जगदीश एक्के की हैसियत से की है। उसने दहशतगर्दी के बारे में किताब भी लिखी थी। उसे 2021 में गिरफ्तार भी किया गया था। डिप्टी कमिश्नर पुलिस श्वेता खेटकर ने बताया कि फ़िलहाल जगदीश फरार है और उसकी तलाश है। मालूम हुआ कि ईमेल्स उसकी तरफ से भेजे गए थे। उसने दफ्तर वज़ीर आज़म, वज़ीर रेलवे, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, डायरेक्टर जनरल पुलिस और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को भी ईमेल्स भेजे थे।
बिहार में पटना मेट्रो रेल पर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हादसे में 2 लोग हलाक हो गए हैं और 6 जख्मी हुए। यह हादसा पटना यूनिवर्सिटी कैंपस के करीब एक टनल में पीर की रात पेश आया। सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस राजीव मिश्रा ने ये बात बताई। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर, एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सीधी अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। गाजा के बैतलाहिया में 5 मंजिला इमारत निशाना, 93 फलस्तीनी जाँ बहक, दर्जनों लापता, मरने वालों में बच्चे भी शामिल। लेबनान की बिका वैली में इसराइल के खौफनाक हमले, 65 जाँ बहक, रेड क्रॉस को भी निशाना बनाया गया। इसराइल ने हिजबुल्लाह के हमले और हमास से लड़ाई में 2 हलाकतों की तस्दीक की। एशकेलोन इंडस्ट्रियल इलाके में यमनियों का हमला। नईम कासिम हिजबुल्लाह के नए लीडर, तंजीम ने कहा हसन नसरुल्लाह की विरासत को आगे बढ़ाएंगे, मुजाहमत के लिए वक्त हैं। इसराइल ने यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी पर पाबंदी लगा दी। पार्लियामेंट में कानून मंजूर, लाखों फलस्तीनियों की जिंदगियां मुतासिर होंगी। फैसला फलस्तीनी रेफ्यूजियों के लिए तबाहकुन साबित होगा, एंटोनियो गुटेरेस का बयान। अमेरिका और दूसरे इत्तेहादियों ने भी की इसराइल पर तनकीद। जंगें खत्म होने के बाद अरब मुल्क इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाएंगे, नेतन्याहू का पार्लियामेंट से खिताब। इसराइल के साथ बड़ी जंग के अंदेशे, ईरान ने फौजी बजट में 3 गुना इजाफा कर दिया। अमेरिका की सदारती दौड़ आखिरी हफ्ते में दाखिल, पोर्टोरिको जजीरे पर ट्रंप के करीबी ओहदेदार का काबिल एतराज बयान। महाराष्ट्र पुलिस ने एयरलाइंस को धमकियां देने वाले आदमी की पहचान कर ली, 35 साला जगदीश की तलाश। ये थी आज की खबरें। फिर जी अफरा सबको दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।